हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए फिर से आपकी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के कुछ वर्णनात्मक प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी को पता है अच्छे से कि ये हमारी अभिव्यक्ति माध्यम की बुक क्लास 11th और 12th में कंबाइंड है। तो इसके कुछ चैप्टर आपके 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो अभी तक हमने आपको कुछ चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जिनमें है चैप्टर नंबर 3, 4 और 5। ये हमारे क्लास 12th के थे। फिर उसके बाद अब हमारे क्लास 12th कोर की बात मैं कर रही हूँ। क्लास 12th कोर के अब हमारे जो चैप्टर आते हैं वो है 11, 12 और 13। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 11। इसके करेंगे हम वर्णनात्मक प्रश्न। तो करीबन 15 प्रश्न हमारे पास में है यहाँ पर। और ये हमारा जो आज चैप्टर है, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। आप सभी को पता है कि स्टेज प्लेस होते हैं, ठीक है, नहीं तो आपके धारावाहिक बनते हैं, जैसे कि आप लोग टीवी में टीवी सीरियल्स जो देखते हो वो हो गए। बात करें स्टेज प्ले की बात करें तो इन सभी का कहीं ना कहीं किसी कहानी से इन्हें नाटक बनाया जाता है। अब कोई ना कोई स्टोरी होती है, अब उस स्टोरी को हम किस में बदलते हैं, वो होती है हमारी नाट्य रूपांतर, नाटक में। तो एक तरीके से कहानी अर्थात कथा, और जब उसे हम नाटक में लिखते हैं तो वो हो जाती है आपकी पटकथा। अब पटकथा और नाट्य रूपांतरण में फर्क क्या है आपको बता देती हूँ। पटकथा पर्दे के लिए लिखी जाती है, क्योंकि जब हम पर्दे के लिए लिखते हैं तो उसमें दृश्यों का होना जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें दृश्य सज्जा भी रखनी पड़ती है। कि मान लीजिए अगर हम टीवी के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए जहां पर हम देख सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई एक घर के अंदर सेट लगेगा, एक घर के बाहर लगेगा, एक हॉस्पिटल में लगेगा, एक रोड पे लगेगा, एक शॉप पे लगेगा। इस तरीके से अलग अलग दृश्य बटेंगे। और अगर यही नाट्य रूपांतरण आपका स्टेज के लिए किया जा रहा है तो उसमें दृश्यों की संख्या सीमित कर दी जाती है, क्योंकि टीवी के मुकाबले हम इतनी तेजी से जो है वहां पर जो दृश्य हैं उनको नहीं बदल सकते। तो ये बहुत जरूरी होता है कि इनको हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम कहानी का नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं तो ये पर्दे के लिए हो रहा है, ये स्टेज के लिए हो रहा है, या ये सिर्फ और सिर्फ लेखन तौर पर हो रहा है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिन पर जब हम कहानी से इनका नाट्य रूपांतरण करते हैं तो ये तब्दीलियां आती हैं। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर चुकी हूँ कि नाट्य रूपांतरण करते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं और कैसे इनको नाट्य रूपांतरण में तब्दील किया जाता है कहानियों को। लेकिन अब बात आती है कि इन्हीं सब पर क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो करीबन आज जैसे मैंने बोला कि 15 प्रश्न हैं आपके आज के इस टॉपिक पर, इनको हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए क्या आवश्यक है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कहानी हमने ले ली, अब उसे अगर हमें नाटक में बदलना है तो हमें क्या आवश्यक है, क्या करना पड़ेगा। देखिए क्या है, कहानी का नाटक में रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में विविधता या अनेकता तथा समानताओं को समझना आवश्यक है कि भाई कहानी और नाटक, इनमें क्या डिफरेंस होता है और इनमें क्या सिमिलैरिटीज होती है। इनका समझना हमारे लिए पहले जरूरी होता है। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना हो। जहां कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, यानी कहानी जो लिखी जा रही है, एक जो लेखक है वो लिख रहा है, पाठक जो दूसरे पढ़ रहा है, तो दो है। वही नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब इसमें कई तरीके से एक साथ में जुड़ रहा है। लेखक लिख रहा है, निर्देशक उसको डायरेक्ट कर रहा है, पात्र उसमें एक्ट कर रहे हैं, श्रोता उसे सुन भी रहे हैं और दर्शक उन्हें देख भी रहे हैं। कई लोगों से जुड़ा वो। चूंकि दृश्य का स्मृतियों पर गहरा संबंध होता है, दृश्य यानी कि विजुअल्स, हम ऑडियो बहुत जल्दी भूलते हैं लेकिन विजुअल्स इतनी जल्दी नहीं भूलते। इसीलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सद्दती आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए और कई तरह से हुए। तो अब देखिए, देवदास अगर हम कहानी पढ़ते तो शायद हमें इतनी याद नहीं रहती, लेकिन जब हमने देवदास मूवी देखी तो हमें ज्यादा याद रही। अब उस देवदास मूवी में भी हमें कौन सी याद रही, जो हमने रिसेंटली देखी, शाहरुख खान वाली, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित वाली, वो हमें याद है। लेकिन अब आप दिलीप कुमार वाली बोलो कि याद है
तो हमें नहीं याद रहेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कहानी से नाटक में हम तब्दील करेंगे तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि इन्हें हम जब भी तब्दील करें तो इनकी समानताओं और विभिन्नताओं पर विचार करने के बाद करें, क्योंकि इससे जुड़े होने वाले जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं वो हमेशा एक प्रभावशाली क्षेत्र में होने चाहिए, ताकि जो कोई भी देख रहा है उसे ज्यादा समय तक ये नाटक याद रहे। नेक्स्ट आते हैं, दृश्यों को लिखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को पता है कि कहानी का जब हम नाट्य रूपांतरण करते हैं तो उसे दृश्यों में विभक्त करते हैं। अब जब दृश्यों में उसे हम विभक्त करते हैं तो क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। दृश्यों को लिखते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन कर दृश्यों को लिखा जाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए कि किस स्थान पे घटित हो रहा है, कौन सा दृश्य, इसी हिसाब से आप दृश्यों को विभाजन। मान लीजिए कि एक दृश्य घर के अंदर है तो दूसरा घर के बाहर है, एक रेलवे स्टेशन पे है तो एक शॉप पर है, तो उसी हिसाब से दृश्य लिखे जाएंगे। प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य होना चाहिए। कहानी में अगर उसका जरूरत है तो ही वो दृश्य डालना चाहिए। ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हो, ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। अगर जबरदस्ती के हम अगर दृश्य डाल देंगे तो जाहिर सी बात है वो लोगों को बोर करेंगे और लोग ज्यादा देर तक उसे नहीं देखेंगे। आप ऐसे भी बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखते होंगे जिनको अननेसेसरी बहुत ज्यादा खींचा जाता है, तो लोग उसे देखना बंद कर देते, क्योंकि उसमें कहानी से हटकर जबरदस्ती के दृश्य डालने की कोशिश की जाती है। प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास जैसा कहानी है उसी हिसाब से उसको आगे बढ़ना चाहिए, हो रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और ऐसा अंत होता है जो अगले दृश्य से जोड़ता है। तो कोई भी दृश्य हमेशा दूसरे दृश्य से जुड़ा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने एक दृश्य लगाया रोड पर या घर पर लगाया, तो घर से आदमी निकला गाड़ी से लेकर, उसको दिखाया गाड़ी लेकर निकला, फिर दूसरा दृश्य आप रोड पे लगाओगे कि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट में दृश्य क्या दिखा रहे हो कि उसे उठाकर गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं, तो तीसरा दृश्य आप कहाँ का लगाओगे, हॉस्पिटल का लगाओगे। अब तीसरा दृश्य शॉप का तो नहीं लगाओगे ना। तो हमेशा सीक्वेंस ही बनी रहना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए उसमें। दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। हमेशा ध्यान रखना जो भी दृश्य लगा रहे हो उसका उद्देश्य क्या है। अगर उसका उद्देश्य नहीं आप सिद्ध कर पाओगे तो कहानी में कहीं ना कहीं एक अधूरापन लगेगा। नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है, जहां एक शुरुआत होती है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक अंत होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है। हमेशा, जैसे मैंने बोला, वो हमेशा क्या करता है, दूसरे दृश्य के लिए भी भूमिका तैयार करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उनमें कोई संवाद ना हो, यानी कि सिर्फ आपको एक जगह का टूर करा दिया, खत्म। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई। आप अक्सर मूवीज में देखते हैं कि उन्होंने एक दृश्य लगाया कि बेड के बगल में एक साइड टेबल रखा है, कि उसमें एक गिलास है और गिलास के अंदर कोई कुछ डाल रहा है, उसमें कोई संवाद नहीं, सिर्फ एक्शन है, सिर्फ दिखाया जा रहा है। तो उसमें जिस चीज के लिए भी आपने दिखाने के लिए दृश्य लगाया है वो पूर्णतः स्पष्ट रूप से आप दिखाइए। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया। तो पहले तो आप दृश्य लगा लो, फिर मूल कहानी पढ़ो, फिर इन दोनों को देखो। अगर कोई चीज छूटी है तो उसमें आप सुधार कर सकते हो। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणी प्रायः दृश्यों में नहीं ढल पाती है। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थितियां, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की जाए। जैसे कहानी में ये होता है कि भाई एक घर है, घर के किनारे एक नदी बह रही है,
नदी के किनारे एक बहुत अच्छा बगीचा है। तो जब लेखक कहानी लिखता है तो ये सारी चीजें बता देता है, लेकिन जब हम नाटक में लेकर आते हैं तो ये सारी चीजें लिखी नहीं कही जा सकती। तो या तो इनको दृश्यों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है या कभी कभी पात्र के संवादों के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 है, विवरणों क्या है, विवरणों को नाटक में किस प्रकार स्थान दिया जाता है। जैसे मैंने अभी विवरण बताया ना कि एक विवरण दिया है, तो उसे हम नाटक में किस तरीके से स्थान दें। मैंने बोला ना कि जैसे बोला कि घर है, घर के किनारे नदी है, नदी के किनारे बगीचा है, उसमें बहुत सारे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल लगे हैं। तो ये विवरण लेखक लिख तो देता है, लेकिन अगर नाटक में आए तो इसे तो फिर हमें दृश्य के माध्यम से या संवाद के माध्यम से बताना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके होते हैं। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लाया जा सकता है, यानी कि उसे आप वैसा ही दृश्य आप सजा दो, या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि उसे बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्यों में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। तो लेखक ने जो भी विवरण लिखे हैं उन्हें उन्हीं के अनुसार ढाल दिया जाता है। जहां हम उसको सेट कर पाते हैं, चाहे हम म्यूजिक के जरिए हो, चाहे हम वीडियो के थ्रू दिखा दें, चाहे हम डायलॉग्स के थ्रू दिखा दें, पर उन्हें हम बता देते हैं। संवाद लेखन की कौन सी शर्तें हैं। अब बात आते हैं कहानी को जब हम नाटक में बदल रहे हैं तो नाटक एक तरीके से पूरी तरीके से संवाद पर डिपेंड होता है। तो अब संवाद लिखते समय हमें क्या करना पड़ता है। संवाद लेखन की शर्तें। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद हैं या नहीं। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। अब मान लीजिए कहानी के अनुसार हमने दृश्य तो देख लिए कितने लगे, अब दृश्य के अंदर वो पात्र डाले जाएंगे। अब हर पात्र को एक निश्चित संवाद दिया जाएगा, तो आपको कहानी के हिसाब से ही सारे संवाद देने होते हैं। ठीक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाएं। अब आप जब भी उसका नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं तो उसके लिए नए संवाद लिखेंगे। तो संवाद हमेशा मूल कहानी से मेल खाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मूल कहानी कुछ कह रही है और आप संवाद कुछ और लिख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो। आप जिन संवादों को डाल रहे हैं वो सही मायने में वहां पर जरूरी है या नहीं, ये भी देखा जाना चाहिए। तीसरी बात जो ध्यान में रहे वह यह है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस नाटक को देखने के लिए अलग अलग तरीके के लोग होंगे। अगर वहां पे आप क्लिष्ट शब्दावली यानी कि मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड्स को इस्तेमाल करोगे तो लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए हमेशा साधारण बोलचाल की भाषा में सरल शब्द लेने चाहिए। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद तारमयता बनाए रख पाना कठिन है। अगर बहुत लंबे लंबे आप डायलॉग्स बोलोगे तो दर्शक शायद उनसे कनेक्टिविटी फील नहीं कर पाएंगे और बोर हो जाएंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। संवाद को नाटक में प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जा सकता है। अब बात आती है कि संवाद तो हम लिखेंगे, लेकिन संवाद श्रोता और दर्शक पर एक प्रभाव छोड़े, ये बहुत जरूरी होता है। अब इनको प्रभावशाली हम कैसे बना सकते हैं कि मतलब व्यक्ति अगर संवाद सुने, जैसे आप लोग देखते हो मूवीज में या सीरियल्स में बहुत सारे होते हैं डायलॉग्स जो लोगों को सालों साल याद रहते हैं, तो इस तरह का प्रभाव आप किस तरीके से बना सकते हैं। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का तरीका। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का तरीका अभिनय है, जो प्रायः निर्देशक का काम है, पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। मतलब देखिए, जब संवाद बोला जा रहा है तो इसमें निर्देशक का काम भी है और जो है अभिनेता का काम भी है। लेखक उस संवाद को लिखेगा, प्रभावशाली संवाद लिखेगा, लेकिन निर्देशक उसे बताएगा कि उसे किस तरीके से और किस जगह इस संवाद को बोलना है।
फिर बात आती है कि उस संवाद को पूरे इमोशंस के साथ उसे जो है अभिनेता प्रकट करे, तभी वो प्रभावशाली बनेगा, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ लेखक का काम नहीं रह जाता, निर्देशक और पात्र का भी होता है। पात्र की भाव भंगिमाएं और उसके तौर तरीकों से प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि उसके एक्सप्रेशन हैं, उसके एक्शंस हैं, उस डायलॉग को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग में संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिमार्जित किया जा सकता है। मान लीजिए आप कोई नाटक लिखा गया, अगर कोई नाटक पंजाब में प्ले किया जा रहा है तो उसे थोड़ा पंजाबी रंग दे दिया जाए, पंजाबी भाषा मिला दी जाए, तो वहां के लोगों के लिए वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है कि वहां की जो स्थानीय रंग ढंग अगर हम दे दें, जिस जगह भी वो नाटक आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो ज्यादा प्रभावी हो जाता है। रूपांतरण में पात्रों के मनोभावों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आने वाली समस्याओं का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। चलिए पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। जब हम रूपांतरण कर रहे हैं, यानी कहानी का नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, तो पात्रों के मनोभावों, यानी कि जो पात्र हैं, जो उसमें कैरेक्टर्स हैं, उनके मन के जो भाव हैं और उनके मन में जो द्वंद्व चल रहे हैं, क्योंकि भाई लेखक क्या करता है, उन्हें लिख देता है। मान लीजिए कोई पात्र अगर अपने मन में कोई बात सोच रहा है, तो कहानी में वो बात ब्रैकेट में करके लिख दी जाती है कि वो अपने मन में ये बात सोच रहा है, उसके दिन में ये दुविधा चल रही है। लेकिन जब इसे हम नाट्य रूपांतरण करते हैं तो इसको हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे। लेखक ने तो वहां तो पात्र के मन की बात बोल दी, लेकिन हम नाट्य रूपांतरण करते समय कैसे इसको व्यक्त करेंगे कि जो पात्र है उसके मन में ये बात चल रही है ना। मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आने वाली समस्या का निर्धारण करिए, यानी कि अब इसकी प्रस्तुति किस तरीके से करी जाती है और उसमें क्या समस्याएं आती हैं। पात्रों के मनोभावों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों का नाटकीय प्रस्तुति में समस्या व निर्धारण। अब समस्या आती क्या है और इसका हम निराकरण किस तरीके से करेंगे। पहला है, रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, लेखक ने तो लिख दिया, अब इसे हम कैसे करें। उदाहरण के लिए, ईदगाह का वह हिस्सा जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, जहां वह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, उसका रूपांतरण कठिन है। अब ये द्वंद्व कहाँ चल रहा है, हामिद के मन में चल रहा है, तो लेखक ने तो उसे लिख दिया, लेकिन अब अगर इसका हम रूपांतरण करेंगे तो इसे किस तरीके से व्यक्त करेंगे। रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वागत कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। ठीक है, मान लीजिए पात्र स्टेज के सेंटर में है और पीछे वो चुप है, उसके ऊपर लाइटिंग है, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में जाके कोई व्यक्ति उसकी जैसी आवाज में इस संवाद को बोलेगा जो उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। पहला तरीका ये। लेकिन आजकल वॉइस ओवर अर्थात ऐसी ध्वनियों को दर्शकों को सुनाई देती हैं, पर पात्र नहीं बोलता के माध्यम से संभव है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वॉइस ओवर। ठीक है, अब धारावाहिकों में ये चीज हम लोग क्या कर देते हैं, ये भी वॉइस ओवर होता है। आपने देखा ना कि धारावाहिकों या टीवी सीरियल में क्या कहता है, पात्र चुप रहता है लेकिन उसकी आवाज हमें सुनाई देती है, तो वो उसके मन में चल रही बात होती है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक जैसी शैली का प्रयोग किया जा सकता है। फ्लैशबैक यानी कि पास्ट में जाकर। इसी प्रकार हामिद की ललचाई आंखों, होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान की से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है कि उसका मन है कि वो मिठाई खरीदे पर नहीं खरीद रहा है ना। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या संभावनाएं। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसीलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुति देखी जाए। तो कोई भी अगर आप अच्छा लेखन करना चाहते हो तो अच्छा पाठन करो, अच्छा निर्देशन करना चाहते हो तो अच्छा निर्देशन देखो। ये एक पहली शर्त होती है। प्रश्न संख्या 7 है, क्या दिया गया है, कहानी और नाटक में क्या क्या असमानताएं हैं। अब आपको बतानी क्या है, क्या क्या असमानता है, मतलब डिफरेंस क्या है। कहानी और नाटक दोनों गद्य विधाएं हैं, इनमें जहां कुछ समानताएं हैं वहां कुछ असमानताएं या अंतर भी हैं, जो इस प्रकार से है। क्या दिया है, पहला,
कहानी एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी अंक विशेष का मनोरंजन पूर्ण चित्रण किया जा सकता है। ठीक है। नाटक एक ऐसी गद्य विधा है जिसका मंच पर अभिनय किया जा सकता है। तो ये जहां तक लेखन तक सीमित है, ये अभिनय पर आ जाती है। कहानी का संबंध लेखक और पाठकों से है। नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, दर्शक और श्रोताओं से। कहानी कही अथवा पढ़ी जाती है। नाटक मंच पर अभिनय किया जाता है, अभिनीत किया जाता है या अभिनय किया जाता है, दोनों लिख सकते हैं। कहानी का आरंभ, मध्य, अंत के आधार पर बांटा गया है। ठीक है। आरंभ, मध्य, अंत के आधार पर कहानी को बांटा जाता है। नाटक को दृश्यों में विभाजित किया जाता है। कहानी में मंच सज्जा, संगीत तथा प्रकाश का महत्व नहीं। नाटक में मंच सज्जा, संगीत और प्रकाश व्यवस्था का विशेष महत्व होता है। तो ये कुछ असमानताएं यानी कि डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं, कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। अब इसको रूपांतरित करने की विधि क्या होती है, आपको ये बताना है। ठीक है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पहला है, कहानी की कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाना चाहिए। पहली शर्त ये कि किस समय पर है और किस स्थान पर किया जाएगा, इसलिए हर दृश्य के साथ समय और स्थान जरूर लिखा जाता है। कहानी में घटित विभिन्न घटनाओं के आधार पर दृश्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। घटनाएं जैसे जैसे घट रही हैं उसी हिसाब से दृश्य होने चाहिए। कथा वस्तु से संबंधित वातावरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। कथा जिस वातावरण में, मान लीजिए ग्रामीण परिवेश में है तो वातावरण उसी तरीके का बनेगा, अगर शहरी है तो वैसा बनेगा, अगर मान लीजिए कहीं रेगिस्तान में है तो उस तरीके से आपको जो है मंच सज्जा का व्यवस्था करनी पड़ती है। ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ता है। कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण करना पड़ता है। कथा में जैसा भी आपको वातावरण दिया गया वैसा करेंगे और वैसा ही संगीत होना चाहिए। पात्रों के द्वंद्व को अभिनय के रूप में परिवर्तित कीजिए। सबसे पहली बात, दो पात्र जो द्वंद्व में है, भाई द्वंद्व नहीं होगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, तो उन्हें हमेशा हम क्या करेंगे, संवादों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, पात्रों के संवादों के माध्यम से। संवादों को अभिनय के अनुरूप स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। कथानक को अभिनय के अनुसार स्वरूप प्रदान किया जाता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम नाट्य रूपांतरण कर सकते हैं। अब आते हैं, नाट्य रूपांतरण करते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। हमने ये तो देख लिया कि भाई क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, कैसे करें क्या ना करें, लेकिन अब परेशानियां कौन कौन सी आती हैं ये भी तो देख लें। भाई परेशानियां नहीं पता होंगी तो उनका, भाई परेशानी तो हमने अभी तक एक देखी, वो था विवरण को व्यक्त करना, लेकिन और भी कई परेशानियां होती हैं। देखिए क्या है, नाट्य रूपांतरण करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। सबसे प्रमुख समस्या कहानी के पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा प्रस्तुत प्रसंगों अथवा मानसिक द्वंद्वों के नाटकीय प्रस्तुति में, यानी कि पात्रों के मन में जो बात चल रही है, उनके मन में जो द्वंद्व चल रहा है, उसे प्रेजेंट करना, एक ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि मन की बातों को आप स्टेज पे कैसे प्रस्तुत करो। दूसरा, पात्र के द्वंद्व को अभिनय का अनुरूप बनाने में समस्या आती है। अब दो पात्रों के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, ठीक है, जो कोई भी द्वंद्व चल रहा है, जो कोई भी वो प्रॉब्लम हो रही है, उसे अभिनय से व्यक्त करना समस्या आती है। संवादों को नाटकीय रूप प्रदान करना की भी समस्या आती है। अब कहानी से जब उसे हम नाट्य रूपांतर करते हैं तो एक तरीके से आधे से ज्यादा कहानी संवाद में व्यक्त होती है, तो संवादों को भी लिखना एक समस्या में आ जाता है। संगीत, ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था करने में समस्या होती है। कथानक को अभिनय के अनुरूप बनाने में समस्या आती है। जो भी कहानी है उसे अभिनय के अनुरूप, अभिनय किस तरीके से उसमें किया जाएगा, ये भी एक समस्या आती है। कहानी के पात्र नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार परिवर्तित किए जाते हैं। अब कहानी में तो पात्र आप चाहे जितने कर लो, ठीक है, लेकिन जब हम उनका नाट्य रूपांतरण करते हैं तो उन्हें किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है। कहानी में तो हम बहुत सारे पात्र बता सकते हैं, लेकिन नाटक में हम कैसे करेंगे।
कहानी में पात्र नाट्य रूपांतरण में निम्न प्रकार से परिवर्तित किए। पहले देखिए, नाट्य रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता का नाटक के पात्रों से मेल होना चाहिए। पहली चीज, कहानी में अगर कोई पात्र मान लीजिए दिखने में जैसा है, क्योंकि अब उस कहानी में जो पात्र जैसा दिखता है उसकी वेशभूषा बता दी जाती है कि भाई वो नाटे कट का है, गेहुआ रंग है, और क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। तो उसी तरीके का पात्र ढूंढना पड़ता है। कहानी में जिस तरीके का पात्र बताया गया है वैसा ही पात्र ढूंढकर उसमें रखना पड़ता है। ठीक है। पात्रों की भाव भंगिमाओं तथा उनके व्यवहार का भी उचित ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए, कहानी में पात्र जिस तरीके का है उसके एक्सप्रेशन भी उसी तरीके के नाटक में होने चाहिए। पात्र घटनाओं के अनुरूप मनोभावों को प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए। जो घटना जिस तरीके से घटित हो रही है वो कैरेक्टर उसी तरीके से अपने मन के भावों को प्रकट करे। मान लीजिए अगर तकलीफ हुई है तो व्यक्ति वो तकलीफ उसके चेहरे पर होनी चाहिए, उसके संवादों में होनी चाहिए। पात्र अभिनय के अनुरूप होना चाहिए। पात्रों का मंच के साथ मेल होना चाहिए, यानी कि जो कोई भी अभिनय करना आएगा वो स्टेज से अच्छे से फेमिलियर होना चाहिए। भाई बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें स्टेज फोबिया होता है, काम नहीं कर पाते, तो ये सारी चीजें कुछ थोड़ा ध्यान रखनी पड़ती है। नाटक दृश्य श्रव्य काव्य है, स्पष्ट कीजिए। दृश्य भी है, श्रव्य भी है, यानी कि हमें दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, मगर ये काव्य है। क्यों? क्योंकि जैसे काव्य को पढ़कर हमें आनंद आता है वैसे ही नाटक को देखकर आनंद आता है। नाटक को दृश्य काव्य कहा गया है। उसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है और दर्शक उसको देखकर उसका आनंद लेते हैं। नाटक के प्रस्तुतिकरण से अभिनेता द्वारा बोले गए संवाद तथा संगीत की ध्वनियों का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है। इसको सुनकर इसका रस मिलता है। इस तरह नाटक दृश्य श्रव्य काव्य। कहने का मतलब क्या है? जब हम कविता पढ़ते हैं तो पढ़कर हमें आनंद आता है, वो क्या है? रस है। उसी तरीके से नाटक को देखकर और सुनकर जो हमें आनंद आता है, इसी आधार पर उसे दृश्य श्रव्य काव्य कहा गया है। कथानक में द्वंद्व का अधिक महत्व है, स्पष्ट कीजिए। अगर कथानक में द्वंद्व नहीं होगा, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? और द्वंद्व नहीं होगा तो लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा उसे देखना। इसलिए द्वंद्व का तो बहुत ज्यादा महत्व है, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। कथानक के बुनियादी तत्वों में द्वंद्व का महत्व बहुत अधिक है। द्वंद्व ही कथानक को आगे बढ़ाता है। कहानी में द्वंद्व दो विरोधी तत्वों का टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाओं, अंतर्द्वंद आदि कारण पैदा होता है। द्वंद्व का मतलब होता है कि जहां पर चीजें बिगड़ती, इजी वे में समझिए। कहानी के शुरू, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो कहानी की पिक्चर के शुरू में क्या दिखाते हैं? एक हैप्पी फैमिली है, सब कुछ है, सब चीज हुआ, सब ठीक चल रहा है। अब एकदम से उनके घर में चोर आ गए, उन सबको जो है हॉस्टेज बना लिया, तो यहां से ये द्वंद्व शुरू हुआ, जहां से चीजें गड़बड़ होना शुरू होती हैं। जब गड़बड़ होंगी तभी उनको सुधारा जाएगा तभी चीजें जो हैं वो एक्साइटेड बनेंगी और दर्शक उससे चिपके रहेंगे। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना उन्नत रखेगा, कहानी भी उतनी ही सफलता से आगे बढ़ेगी। तो हमेशा जो द्वंद्व आप ले रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें बना रहे, वो एक्साइटेड रहे। नाटक और कहानी में क्या क्या असमानताएं होती हैं? ठीक है, देखिए क्या है। अभी देखिए हमने पॉइंट वाइज देखा था ना, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है असमानताएं। कहानी और नाटक साहित्य की दो विधाएं हैं। दोनों की रचना प्रक्रिया भिन्न है, दोनों के स्वरूप में अंतर है, दोनों की भाषा का स्वरूप भी विधा के अनुसार बदला होता है। कहानी सिर्फ कथ्यात्मक विधि से लिखी जाती है, जबकि अगर हम नाटक लिखेंगे तो वो संवाद शैली में लिखा जाए, उसकी विधा बदल जाती है लिखने की। कहानी लेखक तथा पाठक के बीच का मामला है, किंतु नाटक में लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोग भी जुड़े होते हैं। नाटक दृश्य काव्य है, उनकी पूर्णता उसके सफलतापूर्वक रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने से होती है, जबकि कहानी सिर्फ लिख लेने से ही पूर्णता प्राप्त कर लेती है। साहित्य की अलग अलग विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों होता है? अब जितनी विधाएं हैं उतनी, अब जैसे मान लीजिए हम यात्रा वृत्तांत लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखेंगे, कहानी लिखेंगे अलग लिखेंगे, नाटक लिखेंगे अलग लिखेंगे,
है कि नहीं? तो साहित्य की अलग अलग विधाएं अलग अलग तरीके से क्यों होती है, क्यों अलग अलग तरीके से लिखी जाती है? साहित्य की अलग अलग विधाओं का स्वरूप इसलिए अलग होता है क्योंकि इनकी रचना प्रक्रिया अलग होने के साथ ही उनके तत्व भी अलग होते हैं। इसके अलावा विधा बदलते ही भाषा का प्रयोग भी बदल जाता है। आप जैसे मुझे यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत में हम क्या करते हैं, हम डे बाय डे का हमने क्या क्या देखा, क्या चीजें वो लिखी। लेकिन कहानी में क्या होता है, कहानी में एक हैप्पी फैमिली, फिर परेशानियां, फिर उन परेशानियों का निवारण और फिर हैप्पी एंडिंग, ये होती है। जबकि अब इनको जब ये दोनों चीजें अलग अलग है तो लिखने के तरीके भी अलग अलग ही होंगे क्योंकि उनके तत्व अलग अलग रहते हैं। कहानी और नाटक में मुख्य अंतर क्या है? वैसे तो हमने बहुत सारे अंतर देख लिए, लेकिन एक मुख्य अंतर क्या है? अगर आपसे सिर्फ एक अंतर पूछा जाए, वो भी मुख्य, तो क्या होगा? कहानी और नाटक में मुख्य अंतर यह है कि कहानी कही या पढ़ी जाती है, जबकि नाटक मंच में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अभिनेता अभिनय करते हैं, मंच सज्जा होती है, संगीत होता है और प्रकाश व्यवस्था होती है। कहानी अपने लेखन के साथ ही पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, लेकिन नाटक लेखन के बाद जब तक उसे मंचित नहीं किया जाता तब तक वो पूर्णता को प्राप्त नहीं करता। तो ये था हमारा कहानी का नाट्य रूपांतर। ठीक है, हम सभी ने किया ना कहानी का नाट्य रूपांतर कितने अच्छे तरीके से। तो बस यहीं पर ये कुछ क्वेश्चंस खत्म किए, लेकिन अभी हमारे पास इस बुक के 2 अध्याय अभी और बाकी, तो फटाफट उनको कर लें क्योंकि फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने PYQs। ठीक है, तो बस थोड़ा सा इंतजार और 2 वीडियोस का, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बस थोड़ा सा आपको फटाफट इंतजार करना है और तब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।